की पसंद वाली सरकार बनेगी तो विकास होगा। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि नीतीश ने विकास की बुनियाद रख दी है, उसे आगे बढ़ाने के लिए नीतीश को फिर से मौका देना जरूरी है। मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में जो नया फ्रंट बना है उसके नेता एनडीए और महागठबंधन दोनों को विकास विरोधी बता रहे हैं। बिहार के लोग भी कह रहे हैं कि उनके लिए जाति धर्म से ज्यादा विकास मायने रखता है। अगर वाकई विकास का चुनाव, इस बार का चुनाव विकास के एजेंडे पर है तो फिर क्यों लालू प्रसाद यादव खुलकर पिछड़ी जातियों की अस्मिता को ललकार रहे हैं? क्यों बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगली जाति का नेता बिहार का सीएम नहीं बनेगा? बिहार का सियासी पारा गर्म होने के साथ ही अब यह बहस भी गर्म हो गई है कि क्या बिहार में विकास सिर्फ नारा है, असली खेल जाति का है? बिहार के विधानसभा चुनाव में सबका एजेंडा साफ हो चुका है। जो उनकी बिजली की परियोजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो उसमें 40% राज्य सरकार का अंशदान। बिहार की जनता जनार्दन विधानसभा में विकास के लिए वोट करने का संकल्प कर चुकी है और विकास के लिए सरकार बनाने का निर्णय कर लिया। चुनावी नारों में हर कोई विकास का नारा उछाल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव में सभी गठबंधनों का असली खेल जाति पर ही आधारित है। बिहार में एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि बिहार में अगड़ी जाति का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार में कोई एनडीए का मुख्यमंत्री सबर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, पिछड़े का मतलब क्या होता है? लालू जी का ससुर, लालू जी की सरहद, लालू जी के साला, लालू जी की पत्नी, लालू जी की बेटी, लालू जी का बेटा। राघोपुर में सतीश यादव पिछड़ा नहीं होगा? उन्हीं का बेटा पिछड़ा कहलाएगा। गिरिराज सिंह जुलाई में भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। उससे कुछ दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी याद दिलाया था कि पिछड़ी जाति के नेताओं को सीएम और पीएम बनाने में बीजेपी सबसे आगे है। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो राघोपुर की रैली में खुलकर जाति का कार्ड खेल चुके हैं। ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का, पिछड़ा का खत्म किया जाए। हम सारा मोच में दम है तो कर दो। लालू के इस बयान को चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है, लेकिन गिरिराज सिंह के बयान ने अब सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या बिहार में विकास सिर्फ नारा भर है। बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो बात कही है, वो सब मुद्दा हाथ से छिन गया। सब बड़ा बड़ा नेता बैकवर्ड क्लास का तो यहाँ है, उनके पास कौन है? लालू जी, परिवार, नीतीश जी, यही है बैकवर्ड। अरे बैकवर्ड नरेंद्र भाई मोदी है। बिहार में बीजेपी ने जब रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों के साथ गठबंधन किया, तब यही माना जा रहा था कि ये गठबंधन जातिगत समीकरण के हिसाब से बना है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन भी जाति और धर्म के वोट बैंक के मद्देनजर ही बने हैं। अब तक इन समीकरणों की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही थी, जिसे चुनावी भाषणों में शामिल करके नेताओं ने साफ कर दिया है कि वोट चाहे जिस गठबंधन को मिले, बिहार में विकास का एजेंडा पीछे ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए इस अहम मुद्दे पर बड़ी बहस को यहां से शुरू करते हैं। चर्चा में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट प्रभात झा साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन अली अनवर साहब होंगे, जेडीयू के सीनियर लीडर हमारे साथ यहां स्टूडियो में AK वाजपेयी साहब हैं, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन, और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री साहब यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिबेट की शुरुआत प्रभात झा साहब से हम करेंगे। प्रभात जी, अच्छा है बिहार की राजनीति नहीं करते आप, वरना गिरिराज सिंह के बयान के बाद आज आपका तो पत्ता साफ हो ही गया था। वैसे सवाल मेरा यह है कि कोई अगड़ी जाति का नुमाइंदा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, गिरिराज सिंह साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब वो क्यों कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अभी इन बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्व इन बात का है कि यह सारा अधिकार अमित शाह जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड को दिया हुआ है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करता है वो जिसको बनाएगा। वस्तुतः वहां पर जो लालू जी ने बयान दिया उसके एवज में गिरिराज जी ने जो बात कही है वो उस एवज में कही है। और मुझे लगता है कि आज भी अमित जी ने कहा ही कि देश में सर्वाधिक ओबीसी मुख्यमंत्री, देश में ओबीसी प्रधानमंत्री भाजपा ने ही मौका दिया है सबको। प्रभात झा जी, आपने कहा ये बातें महत्वहीन हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि गिरिराज सिंह अभी महत्वहीन बातें कर रहे हैं? नहीं, आप क्या माने मुझे पता नहीं। मैं इतना जानता हूं कि हर पार्टी का संविधान होता है, हर पार्टी की रीति नीति होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करेगा, जब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे विधायक दल तय करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ये मैं कह दूं कुछ और कोई और कुछ कह दे, उससे संभव नहीं है। हां, लेकिन लालू यादव जी ने जो प्रसंग छेड़ा है उसके जवाब में गिरिराज जी ने कोई बात कही है। लालू जी के प्रसंग पर गिरिराज सिंह जी ने यह बात कही है, आपका यह कहना है। लेकिन फिर भी अली अनवर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गिरिराज सिंह जो हैं वो मोदी साहब के करीबी हैं, कैबिनेट में उनका क्या स्तर है, वो कितने विश्वास पात्र सिपह सालार रहे हैं मोदी साहब के। अगर वो इस तरीके की बात कह रहे हैं तो आपको लगता है सिर्फ लालू के अगड़ों पिछड़ों वाले बयान के जवाब में उन्होंने ये बात कही है, या आपको लगता है कि वाकई इसके पीछे कोई बहुत गूढ़ राजनीति है? देखिए, वो समझ रहे हैं कि बिहार की जो जनता है वो मूर्ख है, वो ये समझ रहे हैं, समझती नहीं है। बिहार की जनता सब कुछ समझती है, मतदाता समझते हैं कि उनके बात का क्या मतलब है और क्या महत्व है। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी भी कुछ नहीं है, रविशंकर जी जो बोल रहे हैं उसका भी कोई महत्व नहीं है। असल महत्व यह है कि आरएसएस क्या चाहता है। हाँ। आरएसएस प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बिहार में जो नेता नहीं चुना गया कोई घोषित हुआ, ये आरएसएस का फैसला है। और आरएसएस ने एक सर्वे करके लखनऊ में मीटिंग हुई थी जिसमें अमित शाह जी थे और आरएसएस के वरिष्ठ नेता थे। उसकी बात खबर अखबारों में छपी थी और उसमें कहा गया था कि मोदी जी जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उनको पार्टी के रैंक एंड फाइल में एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है सीपी ठाकुर जी का और गिरिराज सिंह जी का। तो जो आरएसएस चाहेगा वो होगा। आरएसएस के चाहने से ही महाराष्ट्र में हुआ, उसी के चाहने से हरियाणा में हुआ, उसी के चाहने से होगा। अच्छा, तो ये उल्टी बात बोल रहे हैं। आरएसएस जो चाहेगा और किसी, और समझ लीजिए पक्का है कोई मनुवादी आदमी सोच का ही, अगर हालांकि इसका कोई मौका नहीं है बिहार में, उनको बहुत दूर दूर तक ये सपना दिखा रहे हैं। यहां बीजेपी का कहां सवाल है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका कोई संदर्भ नहीं है। हम लोग 2/3 बहुमत से जीतेंगे और इनकी बिहार की जनता इनको समझ गई है। अरे लेकिन आज नीतीश बाबू की सभा में तो मोदी मोदी के नारे लग गए। अरे वो तो अच्छा ना किया, ऐसा और 2-4 जगह हो जाए तो और बढ़िया है। ये गिरिराज सिंह के लोग हैं, बिहार की जनता देख रही है कि गिरिराज सिंह के जो लोग हैं उनकी कंस्टिट्यूंसी में ये घटना हुई है।
तो और बढ़िया होगा हम लोगों के लिए। हम तो इसके लिए गिरिराज जी को का एहसान मानेंगे और 2-4 जगह ऐसा करावें। प्रभात झा जी, आरएसएस वाले मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अली अनवर साहब का साफ तौर पर कहना है कि ये फैसला बीजेपी का नहीं है बल्कि आरएसएस है, और एक तरीके से गिरिराज सिंह आरएसएस की ही बात कर रहे हैं, उनके लाउड स्पीकर हैं। मुझे अनुराग जी खुशी है कि आरएसएस में वर्षों से हम लोग काम करते हैं और जानकारी भैया को हो गई है सब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और उनको आरएसएस की बहुत अच्छी जानकारी है। आरएसएस क्या चाहता है इसको हम बता दिए हैं, ये अखबारों में छप गई है बात। ठीक है, आपने सीपी ठाकुर साहब और के पसंद के कौन लोग हैं ये बात अखबारों में छप गई है। हाँ ठीक है, ये आपने 2 नाम बताए, इसी आधार पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्रभात झा जी बोलिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस को बहुत अधिक समझने लगे अनवर अली साहब। आरएसएस का यही काम है क्या? आरएसएस देश के सांस्कृतिक विकास में लगा हुआ है। आरएसएस इन बातों पर विचार कोई पूछता है तो बताते हैं। दुर्भाग्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को वो आरएसएस का निर्णय मानते हैं। तो हमें कोई गुरेज भी नहीं है और हमें इस बात का गम भी नहीं है। हमें अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि आरएसएस ने फैसला किया है। अब उनको इतनी समझ ही नहीं है कि आरएसएस फैसला करता है या भाजपा फैसला करता है, तो हम इनके प्रश्नों का क्या जवाब दें? ठीक है, ए.के. वाजपेयी साहब, मैं यहां आपको लाना चाहूंगा क्योंकि गिरिराज सिंह साहब ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है मैं आऊंगा अली अनवर साहब, जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर नंदकिशोर यादव साहब अगर खुश होंगे तो होंगे, बाकी तो जितने दावेदार, एक लंबी फहरिस्त है अगड़ों की बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए, वो सब निराश होंगे। या फिर अगर कोई खुश होगा तो वो जितन राम मांझी खुश हो सकते हैं, या फिर पासवान साहब खुश होंगे। नहीं, इसमें ऐसा है, सुशील मोदी भी पिछड़े वर्ग से। नहीं मुस्कान जी, इसमें ऐसा है कि बीजेपी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है प्रभात झा जी तो बैठे ही हैं, बात से सहमत होंगे कि उन लोगों ने इस बात को डिनाई कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि गिरिराज जी का अपना व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़े मुझे आपको, क्योंकि जिस वक्त नीतीश बाबू और बीजेपी में खटपट चल रही थी और सरकार थी इनकी, उस वक्त मंत्री थे गिरिराज सिंह, और किस तरीके से मुखर होकर के वो मोदी साहब के फेवर में बोला करते थे। और नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उनका ऑफिशियल स्टैंड बड़ा क्लियर, कैबिनेट में मंत्री हुए। मुस्कान जी, ऑफिशियल स्टैंड बड़ा क्लियर है कि उन्होंने उनसे उनके व्यक्तिगत उससे वो हटा लिया है और उन्होंने कहा है कि प्रोसेस जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा उसके तहत मैं तैयार। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ दूसरा है कि जातिवाद की राजनीति कौन करना चाह रहा है। ये सर्वविदित है कि ये लालू जी के लिए कंपल्शन है। यहाँ क्या हो रहा है, नीतीश जी ने खुद कहा है कि टेक्टिकल अलायंस है हमारी लालू जी से। टेक्टिकल अलायंस का मतलब क्या हुआ कि नीतीश बाबू सुशासन की बात करें और लालू जी जातिवाद की बात करें, और इसको जातिवाद का जहर फैला के पुराना जो 19 से 90 के दशक में जो लालू ने समीकरण बनाया था उसको दोबारा से कैश करने की बात करें। लेकिन ये होने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला? इसके उदाहरण 2 हैं। 18 से 40 साल की जो जनता है बिहार की, जो पॉपुलेशन है वो 56% है, और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि विकास की तरफ हमको जाना है। उसके उदाहरण उन्होंने 2 बार दिए। जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो नीतीश जी ने सुशासन के नाम पे बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीता था, और दूसरा अभी जो मोदी जी का लोकसभा का चुनाव हुआ है वो भी विकास के नाम पे हुआ है। तो ये भूल जाए लालू जी कि पुराना उनका मंडल पार्ट 2 या वो जातिवाद का कार्ड खेल के ये चुनाव जीत लेंगे, ये चलने वाला है नहीं। आप ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रभात झा साहब कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्तिगत रूप से गिरिराज सिंह ने कहा होगा, या फिर लालू प्रसाद यादव के अगड़े पिछड़ों के बयान के जवाब में प्रति उत्तर में कहा गया होगा, वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। क्या आपको लगता है जुलाई में भी एक बार बिल्कुल यही शब्द वो कह चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर के कि कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा? क्या आपको लगता है कि 3 महीने में अगर 2 बार कोई बात कही गई है तो वो व्यक्तिगत पक्ष के चलते कही गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक पुरानी सी आदत है अनुराग जी कि वो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। अगर आप देख लीजिएगा कि लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से हर जगह प्रचार कर रहे थे कि मोदी जी पिछड़ा जात से आते हैं, और और प्रभात जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मौका पिछड़ा जाति के मुख्यमंत्री करते हैं कुछ। अगर आप देख लीजिएगा कि लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से हर जगह प्रचार कर रहे थे कि मोदी जी पिछड़ा जात से आते हैं,
और और प्रभात जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मौका पिछड़ा जाति के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वर्तमान में अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे या अगर आप देख लेंगे किसी भी कोई भी हरियाणा देख लेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो आंकड़े कुछ और बोलते हैं। अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, अगर आप छोटी सी उदाहरण है कि अगर सामाजिक आर्थिक जनगणना जो हुई थी, इन्होंने समुदाय की जनगणना तो पब्लिकली किया क्योंकि इनके पहले ये लोग को लग रहा था कि जो है सामाजिक समरसता को खराब करने में, जैसे इन्होंने झारखंड में अभी शुरू किया है कि उसका असर पड़ेगा तो इनको वोट पर फर्क पड़ेगा। अब जब ये बात समझ में आएगी कि बिहार में कर नहीं पा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की उस पर उतर गए हैं। तो इसकी शुरुआत तो लालू प्रसाद ने की ना। इतनी समझ हैं अगर जातिवाद फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला तो मसला ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बैकवर्ड वाला मसला है। फॉरवर्ड बैकवर्ड की शुरुआत तो लालू प्रसाद यादव ने की। अगर आप देख लीजिएगा कि पूरा अगर इतिहास देख लीजिए, जैसे प्रभात जी ने कहा कि आरएसएस के इतिहास छोड़ दीजिए, अभी मौजूदा राजनीति पे बात कीजिए। ये आजादी के चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, लालू प्रसाद यादव पर शिकायत दर्ज हो गई, केस रजिस्टर हो गया है। नहीं, इसलिए अच्छा आप बताइएगा कि अगर जीतन राम मांझी जी जाते हैं किसी मंदिर में, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो किस तरह से उनका जो है मंदिर उनके जाने के बाद जिस तरह से जो मूर्ति की जो सफाई वफाई हुआ था, तो वो तब आचार संहिता नहीं लगी थी, जुड़े हुए थे। जिस तरह से जातिवाद की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी इसमें एक्सपर्ट है। नहीं, वो एक्सपर्ट होने दीजिए, पर इस बार शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने की है। खैर, बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा। मैं कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, एक मिनट अनुराग जी, लास्ट में अगर आप इनके गठबंधन अगर आप इनके गठबंधन का भी अगर गठबंधन का अगर पार्टी को अगर आप थोड़ा सा नजरअंदाज देखेंगे, आप देख लीजिएगा कि कुशवाहा जी का पार्टी वो कास्ट बेस्ड पार्टी होगी। एलजेपी में जिस तरह से जो है हमारे सब साथी लोग हैं, लेकिन अगर आप देख लीजिएगा जिस तरह से जो प्रचार हो रही है जीतन राम मांझी का, तो अगर कास्ट यूनिफिकेशन में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है। मैं पूछूंगा प्रभात जी साहब से सवाल पूछूंगा कि क्यों मांझी साहब को दोबारा साथ दिखा रहे हो, करना चाहते हैं। मैं पूछूंगा, आपका सवाल जायज है, मैं पूछूंगा प्रभात झा जी से। लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, अभी अजय कुमार ने अमित शाह साहब के जिस बयान का जिक्र किया, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जुलाई में बीजेपी अध्यक्ष ने यह साफ तौर पर बताया था कि बीजेपी ने देश को पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री दिया है, सबसे ज्यादा ओबीसी सीएम दिए हैं। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कोई पिछड़ा ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है, इससे क्या इंपैक्ट जाएगा, क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि जाति जो है वो बिहार की राजनीति का यथार्थ है, और ये हम सब भी जानते हैं। दिक्कत क्या है कि बीजेपी का क्या मुख्य जनाधार बिहार में सवर्ण जनाधार है, जो 14% है। कोई 12 कहता, कोई 13 कहता, 14% मान लीजिए सारे। उसके बाद मुस्लिम, यादव, कुर्मी, ये जो अगर जाति आंकड़ों के हिसाब से देखे तो वो गोलबंद है महागठबंधन के पीछे। अब लड़ाई है जो एमबीसी ईबीसी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कार्ड। दलितों में पासवान और मांझी जी की वर्ग के लोग जो है वो एनडीए उनको अपने साथ मान रहे हैं, और हैं भी काफी हद तक। अब असली लड़ाई जो है वो ईबीसी को जीतने की है। अब वो ईबीसी जो है वो नीतीश कुमार जी का वोट बैंक भी है, और बीजेपी भी उस पर दांव लगा रही है। तो कुल मिलाकर के पिछड़ा कार्ड बीजेपी की खेलना मजबूरी हो गई है। और खासकर मोहन भागवत जी के बयान के बाद जो उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया, फिर बीजेपी ने सफाई दी, उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो इसके समीक्षा के पक्ष में है, किसी को खराब लगता हो तो लगे, तो यानी उन्होंने उसको सिमेंटेड कर दिया। अब बीजेपी के सामने मजबूरी ये है कि अगर वो पिछड़ों की बात नहीं करेगी तो वो 14% पे रह जाएगी, तो 14% से उसको आगे बढ़ना है। तो ऐसे में उसको पिछड़ा कार्ड खेलना जरूरी। लेकिन इसमें एक ट्रैप में फंस गए हैं ये लोग कि दरअसल नरेंद्र मोदी जो है, जब उन्होंने जो 5 रैलियां की हैं उसमें उन्होंने बदलाव, सुशासन और विकास की बात की। वो चुनाव को विकास के मुद्दे पर ले जाना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन, चूंकि सुशासन नीतीश कुमार भी उसके लिए हैं, लेकिन जातीय समीकरण जो उनके पक्ष में ज्यादा बैठता है, इसलिए स्वाभिमान रैली में लालू जी ने उसको मंडल 2 कह के उसको जातीय मुद्दे को आगे किया। अब क्या है, अब बीजेपी भी उसी मुद्दे पे आ गई। अब गवर्नेंस, सुशासन, डेवलपमेंट तो हो गया पीछे, अब ये हो गया कि कौन पिछड़ों का पक्षधर है। तो अब अमित शाह जी ने पहले कहा था कि पिछड़ा प्रधान, हालांकि वो फैक्चुअली गलत था, पहले पिछले प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे इस देश के। हालांकि बीजेपी ने कहा था वो भी उनकी पर्सनल कैपेसिटी का बयान है।
हाँ वो अलग बात है, लेकिन वो फैक्चुअली गलत था और उस बाद में वो स्पष्ट भी हो गया था। लेकिन फिर भी एक कार्ड खेला गया लोकसभा चुनाव की तरह मोदी जी का कि जब मोदी जी वाकई डेवलपमेंट और सारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं और लोकप्रिय हैं तो उनकी जाति, उनका वर्ग बताने की कोई जरूरत आपको नहीं है। नरेंद्र मोदी को जो वोट दे रहा है जो भी व्यक्ति, वो कोई उनकी जाति देके वोट नहीं दे रहा है, वो उनके काम को, उनकी छवि को देके वोट दे रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है वो करने की जरूरत नहीं। लेकिन बिहार का जो जातीय गणित है उसमें अपने को दोबारा करने के लिए, और गिरिराज सिंह जी के बारे में बता दूं, गिरिराज सिंह जब कोई बयान देते हैं तो गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से उनको एक इशारा होता है, लीड होती है। यही मैं मोदी साहब के बेहद करीबी हैं, तो क्या ऊपर से उनको ये पहले से पता बता दिया गया है कि भाई ये डैमेज कंट्रोल है? हाँ। खासकर भागवत जी के बयान के बाद। लेकिन प्रभात झा साहब की बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बयान का प्रत्युत्तर है गिरिराज सिंह का बयान? मुझे कहीं से नहीं लगता। अग्निहोत्री जी नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, लालू प्रसाद जी तो एकदम एग्रेसिव मंडल कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि वही उनकी पूंजी है, वही उनका जो है वो राजनीतिक पूंजी है। और गिरिराज जी चूंकि स्वयं समान जाति से भूमिहार हैं वो, तो उन्होंने कह करके एक तरह से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कहीं एक खतरा भी है। अभी मेरी एक एनडीए के एक नेता से बात हो रही थी तो वो एक शंका है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, कि आपने कह दिया सवर्ण प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो सवर्णों में जो कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शायद हमारा नेता बन जाए कोई, शायद गिरिराज सिंह बन जाए, शायद रूडी बन जाए, शायद जो है बन जाए सीपी ठाकुर, तो आपने उस उम्मीद को खत्म कर दिया। फिर आपने डैमेज कंट्रोल किया, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो जब पिछड़ों को उम्मीद जगी वो भी कहीं ना हो जाए, तो ये भी एक खतरा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल उसको दोबारा ले जाना चाहिए डेवलपमेंट और गवर्नेंस। ये बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि वोटर भी कंफ्यूज और बीजेपी एनडीए के अंदर भी कंफ्यूजन इस बयान से पैदा होगा। मैं प्रभात झा साहब से इस पर जवाब मांगूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे, ब्रेक के बाद यहीं से इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और सीधे प्रभात झा साहब का रुख करेंगे। प्रभात झा साहब, एक तो आपने कहा कि आरएसएस सांस्कृतिक संस्था है, अब खैर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूं ना रखूं, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आरएसएस के पास जाती है। बहरहाल मुद्दा कुछ और है, उसी पर आते हैं। और जिस तरीके से आरके सिंह साहब ने पिछले दिनों कहा कि भाई 2 करोड़ में टिकट बिका, शत्रुघ्न सिन्हा ने उसको एंडोर्स किया, उसके बाद गिरिराज सिंह साहब का बयान आया, आपको नहीं लगता कि गिरिराज सिंह खुद भूमिहार हैं? हायर क्लास जो है वो आपका सपोर्ट बेस वोटर माना जाता है। इससे न केवल वोटर कंफ्यूज होगा बल्कि पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन बनेगा इस तरीके के बयानों से। देखिए, जातिवाद का जहर जो बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में समाप्त कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, विकास के नाम पर वोट मिला था और इस बात पर वोट मिला था कि नरेंद्र मोदी भारत के एक नए भविष्य के निर्माण में जुटेंगे, और उस पर वो साकार उतरे हैं। आप चाहे जितना लोग कहें, चाहे जितना जातिवाद की बात करें, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ बिहार का विकास जुड़ेगा और बिहार का एक एक बिहारी पर वो साकार उतरे हैं। आप चाहे जितना लोग कहें, चाहे जितना जातिवाद की बात करें, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ बिहार का विकास जुड़ेगा और बिहार का एक एक बिहारी अपने को जातिवाद से ऊपर रखकर नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ेगा। यही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ था। 80 में से 73 सीटें अमित शाह जी इंचार्ज थे, वहां पर भी जातिवाद का ये बंधन टूटा था। राजनीति में जातिवाद से विकास नहीं होता है, विकास से विकास होता है, और इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने 16 महीने में सिद्ध करके दिखाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार इस बार फिर से विकास और सुशासन की ओर बढ़ेगा। नहीं, वो निश्चित तौर पर आपकी उम्मीद सही हो सकती है, लेकिन गिरिराज सिंह साहब के बयान से आपको नहीं लगता अपर क्लास वोटर जो है आपका, अगर वो ये सुनता है कि भाई कोई भी अगड़ा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, तो आपका एक तो वो वोट खिसकेगा, दूसरा पार्टी के अंदर भी खलबली होगी इस बात से? क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? मेरी पार्टी के सारे लोग, सारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इस बात को जानती है कि विधायक निर्वाचन, जब विधायक जीतेंगे तभी तो विधायक दल चुनाव करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। सारे लोग पार्टी प्रोसीजर्स को जानते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि लालू जी के रिएक्शन में उन्होंने कहा होगा, लेकिन यह भी कहा कि बिहार के लोगों ने कहा है कि गिरिराज जी का यह निजी बयान है। इस तौर पर हम पार्टी के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं कि विकास ही मुद्दा है। बिहार का विकास पिछले वर्षों में बंद रहा है और पिछले 15 महीनों में तो और खराब कर दिया गया। हम न इस मामले में पढ़ते हैं, रामविलास जी पासवान को भी पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, इस समय बिहार का विकास
जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मैं किसी रेस में नहीं हूं। यही बात जीतन राम मांझी ने कही कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, और यही आज की वहां की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार कितना विकास करे, और इसलिए अधिक से अधिक विधायक विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर आए और वह मुख्यमंत्री का चुनाव करें। ठीक है, बेशक आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बाकी लोगों की भी रही होती है, लेकिन अली अनवर साहब, हम ये सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति हमेशा जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और इसी चक्कर में जो नेता है वो बिहार के विकास की बजाय अपनी अपनी जातियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। चाहे विकास की बात कोई करे, जीतन राम मांझी ने भी अति पिछड़ों को का नुकसान दिखा करके जिस तरीके से धमकाया एनडीए को, वो हम सब जानते हैं। लालू यादव आज अगड़े पिछड़ों की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो होगा वो पिछड़ों का होगा। क्या ये माना जाए कि चाहे वो महागठबंधन हो या फिर वो एनडीए हो, सभी ने मान लिया है कि बात विकास की भले ही करो, लेकिन उसे जुमलेबाजी तक रखना ठीक है, जाति कार्ड खेलना ही पड़ेगा। अगर बिहार इलेक्शंस को जीतना है तो जाति की बात करनी पड़ेगी। अनुराग, विकास जो है वो शोरूम है, हाँ, और जातीय कार्ड जो है वो असली गोदाम है, माल वहां पर है। मानते हैं अली अनवर साहब? देखिए मुस्कान साहब, अग्निहोत्री साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मौजूदा बहस है वो मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ के आरक्षण संबंधी बयान के बाद शुरू हुई है, और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये सब बातें आई हैं। और ये सभी जानते हैं कि आरएसएस के हाथ में ही बीजेपी का रिमोट है, जो वो चाहेगी वही होगा। तो इसीलिए ये जब आरक्षण आप खत्म करने की समीक्षा के नाम पर एक अलग गैर सरकारी लोगों की कमेटी बना करके आप खत्म करने की बात कहेंगे, आपके कहने से गवर्नर नियुक्त हो रहे हैं, आपके कहने से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नियुक्त कर रहे हैं, आपके कहने से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं, तो ये बात सब जानते हैं कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो जो आरक्षण के, जो संविधान ने हमको हक दिया है, तो उसको उससे वंचित करने की बात हो रही है। तो ऐसे समय में आप ये बयान दीजिएगा तो बहस के केंद्र में वो बात आई है जी। और कोई लालू जी अकेले बोल रहे हैं, उसके पहले मोहन भागवत जी से पहले अमित शाह जी, आपने भी बताया, यहां गवर्नर आते हैं, गवर्नर के पटना पहुंचने के पहले उनकी जात पहुंच जाती है। आपने देखा आरा की सभा में प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर साहब का परिचय किस तरह से कराया। गवर्नर कोई दलित होता है, कोई वंचित होता है कि गवर्नर गवर्नर होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। इस तरह से प्रधानमंत्री परिचय देते हैं गवर्नर का। इस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भी पिछड़ा है। तो आज तक कोई ऐसा देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस तरह से न अपना परिचय कराया न गवर्नर का परिचय कराया। तो ये किस बात का संकेत देता है? और जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का मनुवादी सोच का, तो उससे भी जो देश की जो जनता है 85% जो आबादी है, ठीक है, तो वो सब मूर्ख हैं, इनकी बात को समझते नहीं हैं। वो समझ रहे हैं और उससे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। तो गिरिराज सिंह के लोग एक पिछड़ा ही मुख्यमंत्री हैं और उनको उनके साथ क्या सलूक ये लोग कर रहे हैं। ठीक है अली अनवर साहब, तो इनका यही इनका तरीका है। इस तरह से तंग करते हैं, लांछन लगाते हैं और इनके अंदर क्या है और बाहर क्या बोलते हैं, ठीक है, सब जानते हैं। ठीक है। ए.के. वाजपेयी साहब, अब सवाल यह है कि प्रभात झा साहब बहुत पुरजोर तरीके से कई बार ये बात कह चुके हैं कि गिरिराज सिंह साहब का ये जो बयान है लालू यादव की कास्ट पॉलिटिक्स की काट है, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने ये बात कही है। ये वाकई में काट हुई या फिर अपने ही वोट बैंक में सेंधमारी के रूप में सामने आ सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी मामूली बात है और ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया बयान मान करके अपर कास्ट का आपका वोटर भूल जाएगा।
देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि कास्ट बेस का चुनाव बिहार में नहीं होना है इस बार। अभी अग्निहोत्री साहब ने बताया कि शोरूम है, गोदाम है, ये फैक्ट है। लेकिन पिछले चुनाव से तो आप कुछ उदाहरण लीजिए कि विकास के लिए वोट पड़ेगा, नंबर 1। और नीतीश जी को तो गिरिराज सिंह ये कहते ना कि विकास पर चुनाव होगा, विकास के लिए वोट पड़ेगा। नहीं तो सारे कह रहे हैं, उन्हें क्यों कहना पड़ा कि कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा? घोषणा पत्र आएगा एनडीए का, तो आप देखिएगा कि उसमें डेवलपमेंट की बात है। गिरिराज सिंह को हल्के में नहीं ले सकते, न उनके बयान को आप हल्के में ले सकते। भाई उसका तो ऑफिशियल स्टैंड आ गया, उसको बार बार रिपीट करने से तो बदल नहीं जाएगी बात। लेकिन आप ये बात मान के चलिए, लेकिन उनके कद को देखा जाए तो उन्हें बयान विकास पर देना चाहिए था। जातिवाद की बात कौन कर रहा है? मोहन भागवत जी का बयान अभी आया 2 दिन पहले। उससे पहले मंडल पार्ट 2 की बात, जंगल राज की जब हम लोग बात करते हैं, जो फैक्ट है, उसके काउंटर में लालू जी ने मंडल पार्ट 2 की बात की। तो उनके लिए तो ये कंपल्शन है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और जहां तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी विकास के नाम पे अपने काम नहीं गिराते। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए तो वो कहेंगे जी हमने स्कूल जाने कन्याओं को साइकिलें दी, हमने थोड़ी सी सड़कें बनवाई। लेकिन बिहार की क्या हालत है वो वहां की जनता जानती है। नंबर 2, विकास कौन करेगा ये मोदी जी ने अभी पैकेज देके दिखा दिया है। दिल्ली में कितना विकास हुआ, ये पिछले 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया पिछड़ों के लिए, या लालू जी का जब राज था तो उन्होंने क्या किया, ये भी हम लोग जानते हैं। तो अब वो चुनाव में ये चलने वाला मुद्दा नहीं है। जो विकास करेगा, जो प्रॉपर योजनाओं के साथ आएगा, जो पैसे का इंतजाम करेगा, जो उसको इम्प्लीमेंट सही करेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अजय कुमार जी, अगर वाकई में बिहार में इस बार इलेक्शन विकास के नाम पर होना है तो फिर लालू यादव को क्यों कहना पड़ा कि ये अगड़ों और पिछड़ों का चुनाव है? देखिए, एक चीज है, आप एक बात समझ लीजिएगा कि पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा जात में जो है वो बराबर के तुलना की जा सकती है वर्तमान भारत की स्थिति में। अगर आप देख लीजिएगा कि पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा जात में या पिछड़ापन जो है, या दलित को भी मान लीजिए, आदिवासी को भी मान लीजिए, या पिछड़ा जात को भी मान लीजिएगा, तो वो करीब करीब बराबर है। तो अगर लालू जी या नीतीश जी कह रहे हैं न्याय के साथ विकास, और जैसे जेडीयू के प्रवक्ता ने ठीक कहा था कि अगर मोहन भागवत का अगर आप बात सुनेंगे कि वो आरक्षण को खत्म करने की जो बात उन्होंने शुरू की, और आजादी के समय, इसलिए इतिहास को दोहराना पड़ेगा क्योंकि आजादी के समय आरएसएस और उस विचार के लोग ने कहा था कि मनुस्मृति को लागू किया जाए, संविधान की जरूरत नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिकॉर्ड में है। तो हमारा कहना है कि अभी तो विकास के बारे में इतने बड़े बड़े चर्चा चल रहे हैं, 15 महीने से तो मोदी जी रहे हैं, पूरे दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन इतने किसी भी किसान के परिवार जहां पर आत्महत्या हुआ है उनसे मिलने के लिए मोदी जी गए नहीं। कहीं पर जो है हर तरीके से जो समाज के जो है कल्याण क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आंगनवाड़ी हो, सभी चीज में इन्होंने कटौती की। सभी गरीब और पिछड़े और दलित और आदिवासी क्षेत्र में जो लोग, जिस पर जो सरकारी मदद से जो काम चलाते हैं, अगर आप आंगनवाड़ी को देख लीजिए, आप स्वास्थ्य देख लीजिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कटौती की। फिर ये ब्रॉडबैंड और बड़े बड़े बातें करते हैं कि नौकरी देंगे। तो मेरा ये कहना है कि इनकी जो एक तो बोलना, विकास बोलना, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और ये लगातार पिछले 15 महीने से इस देश के जनता को जो एक सपना दिखा रहे हैं, और अगर आप जमीन पे देख लीजिएगा तो कुछ नहीं है। अगर आप वर्तमान में बिहार का बिहार की जनता को अभी जो 12 साल फसल की नुकसान हुई, उस पर मोदी जी का कोई नहीं, उस पर मोदी जी, अरे हमने वाजपेयी 15 साल का हम दे देंगे कि पहले तो बताइएगा कि सबसे कम गरीबी। चले ठीक है, हम कहीं और चले जाएंगे, इससे पहले हम ब्रेक पर चले जाते हैं। समय में आप बोलेंगे बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति क्या विकास की राजनीति की पटरी छोड़ करके जाति की राजनीति पर अब आगे बढ़ रही है? जिस तरीके के बयान महागठबंधन की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव कह रहे हों या फिर एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह के बयान आ रहे हों, उससे अब ये लग रहा है कि बिहार में जाति कार्ड खेला जा रहा है। प्रभात झा साहब, एक बड़ा मौजूद सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिहार में जितने भी नेता हैं वो किसी न किसी जाति के छत्रप हैं। अगर लाइन से देखा जाए तो नीतीश कुमार ओबीसी और ईबीसी के नेता माने जाते हैं, लालू यादव मुस्लिम यादव समीकरण है, रामविलास पासवान दलित नेता माने जाते हैं, जीतन राम मांझी महादलितों के नेता माने जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की इमेज ओबीसी नेता की है, गिरिराज सिंह भूमिहारों के नेता माने जाते हैं। सवाल यह कि नेताओं की इस लंबी फहरिस्त में कोई आपको बिहार का नेता भी नजर आता है जो बिहार की हर बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता हो, नेतृत्व करता हो? पैन बिहार जिसको मानते जी,
पहली बात मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आरक्षण का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण के समर्पित है। उसको कहीं कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का राजद और जनता दल यू कोशिश कर रही है। यह अपने आप में सच नहीं है। सच यह है कि हम वर्तमान आरक्षण के लिए समर्पित हैं। एक बात आपने कहा कि गिरिराज जी इनके नेता है। ये सारे नेता होने के बाद भी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने जातिगत समीकरण को तोड़ते हुए विकास के समीकरण को सुलझाने की कोशिश की। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार विकास की बाट जो रहा है और नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र में नेता होंगे, अपने जातिगत नेता होंगे, लेकिन चुनाव जातिगत नहीं है। यह आधार ही आपका गलत है। चुनाव तो विकास के लिए होगा, जो वर्षों से बिहार के विकास का भविष्य भाग्य नहीं खुला है, उसको खोलने की कोशिश होगी और वह कोशिश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, यह हम सबका विश्वास है। बड़े वरिष्ठ नेता है प्रभात झा साहब और उतना ही डिप्लोमेटिक उनका आंसर होता है विनोद अग्निहोत्री जी। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है पैन बिहार का कोई नेता है, किसी एक का आप नाम ले सकते हैं जो वाकई में बिहार का नेतृत्व करने की बात करता हो, हर बिरादरी को रिप्रेजेंट करता हो? देखिए, जहां तक पैन बिहार की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक समय को अगर आज न बांटे, भले वो आप ओबीसी का नेता कहें, लेकिन नीतीश कुमार को आप मान सकते हैं कि नीतीश कुमार मैं मतलब जो क्षेत्रीय राजनीति में है वो पैन बिहार के नेता माने जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को एक जमाने में सवर्णों का भी समर्थन हासिल था जब तक बीजेपी के साथ रहे वो, और ओबीसी का भी था। और आप याद कीजिए पिछला समर्थक 2010 लालू को साथ लाकर उन्होंने गलती कर दी। नहीं, वो कौन समर्थक, वो दूसरे समर्थक है। 2000 वो अलग बहस है लालू वाली में, तो फिर विषयांतर हो जाएगा, समय भी नहीं है आपके पास। 2010 के चुनाव में यादवों की बेल्ट में भी और मुसलमानों की बेल्ट में भी बीजेपी जीती थी और नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में नीतीश कुमार पैन बिहार के नेता बने हुए थे ये। लेकिन आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि वो ओबीसी कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है, ईबीसी लालू जी की, एमआई कॉन्स्टिट्यूंसी। आपने कहा बिल्कुल सही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रभात जी हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं। बार बार ये बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव में जातीय दीवारें ढह गई। मैं इससे आंशिक रूप से सिर्फ सहमत हूं, पूरी तरह नहीं। मैंने खुद बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे किए थे। अगर जातीय दीवारें ढह गई होती तो मोदी जी को प्रियंका गांधी के बयान को लेकर के अपनी जाति का हवाला न देना पड़ता कि मैं छोटी जाति में पैदा हुआ हूं लेकिन कर्म छोटे नहीं हैं। और रामविलास पासवान जी को जिस तरह वेलकम किया गया क्योंकि पासवानों को वोट चाहिए था, आपने उपेंद्र कुशवाहा को आपने इसलिए लिया क्योंकि कुशवाहा वोट चाहिए था, तो अनुप्रिया पटेल को उत्तर प्रदेश में लिया। तो ऐसा नहीं है। आपने क्या किया, भाजपा को मुजफ्फरनगर दंगे जो हुए उससे हिंदुत्व का एक ज्वार पैदा हुआ, तो हिंदुत्व की सीमेंट बनी, जातियों की ईंटें बनी, उसमें जो है गवर्नेंस का प्लास्टर लगाया गया और डेवलपमेंट का पेंट। ये पूरी इमारत लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई। तो खाली ये कहना कि और अगर सारी जातियों ने वोट दे दिया होता तो लालू यादव को जो वोट मिला है लोकसभा में और नीतीश कुमार को वोट मिला है, दोनों को मिला लो तो 29 सीटें बनती हैं। ठीक है, यही कोशिश एनडीए की इस बार भी है। लेकिन आरके सिंह साहब जैसों के बयान, उस पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एंडोर्समेंट कर देना उस बयान को, और गिरिराज सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का बयान, क्या वाकई में एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा? क्या बिहार की जनता को, क्या उनके अपर कास्ट वोटर को वो इफेक्ट करेगा, या फिर क्या वो वाकई पार्टी के अंदर भी घमासान का कारण बनेगा? ये एनडीए को ही मंथन करना है और उसके हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव के आगे की रणनीति बनानी है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। यहां एक छोटा सा